बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, और इसके एविडेंस कौन कौन से हैं कि वाकई की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अ चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज़ एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन activity that alters the composition of atmospheres and ठीक है alters the composition of atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या होती है कि एक ऐसी चेंज वक्त के साथ साथ चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज़ एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी, कि ऐसी चेंज होती है जो इंसानी एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली असरअंदाज होती है और कंपोजिशन अर्थ जो एटमॉस्फेयर होती है उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शिफ्ट्स होते हैं, शिफ्ट्स में भी नेचुरल, ठीक है, और इट कैन बी कॉज बाई ह्यूमन। ठीक है, तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनीशन इसकी, रिसेंट एंड ऑन गोइंग राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कि रिसेंट और ऑन गोइंग जो मौजूदा दौर में जो चल रहा है उसके अंदर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है जी कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब ये चेंजेस जो हो रही हैं, जो क्लाइमेट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है दिन ब दिन, देखें वार्मर से वार्मर होता जा रहा है, गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्यों होता जा रहा है, आखिर उसकी क्या वजूहात हैं। तो इसकी कुछ नेचुरल वजूहात भी हैं, कुछ इंसान की जो हैं अपनी जो बनाई हुई है उनकी वजह से भी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, Natural factors including changes in the sun, volcanoes, Earth's orbit and CO2 levels। तो नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, सन की वजह से भी हो सकता है, वोल्केनोज जो होते हैं, ठीक है, वोल्केनेशन होती है, इरप्शन होती है, जो लावा होता है उसकी वजह से भी हो रही हैं। उसके बाद जो अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, गर्मियों में जो होती है वो ज़मीन जो होती है वो बिल्कुल सूरज के करीब आ जाती है। ठीक है, अगर हम इस तरह देखें के दरमियान में अगर सूरज है तो अर्थ अगर यहाँ पे होगी तो ये मौसम है गर्मा होगा, अगर यहाँ पर होती है तो मौसम है सरमा होता है अगर अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब है कि अगर ज़मीन इसके बिल्कुल करीब होगी सन के, सूरज के, तो सूरज की जो लाइट है वो डायरेक्टली पड़ेगी क्योंकि फासला कम होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जो है ना, ठीक है, जो ज़मीन होती है वो इससे सूरज से थोड़ी दूर होती है, तो सूरज की जो लाइट होती है वो कम पड़ती हैं बनिस्बत मौसम में गर्मा के, जब जो लाइट जो अर्थ होती है वो बिल्कुल करीब होती है। ठीक है, तो ये हैं। उसके बाद हैं जी CO2 इमिशन। CO2 मुसलसल जो है ना 1800 के बाद काफ़ी जो एग्रीकल्चर दौर आया है उसके अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना CO2 की इमिशन हो रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो CO2 की लेवल मुसलसल हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद है जी इंसान की कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अच्छा, जब हम फॉसल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस निकलती हैं। ठीक है, लाइक CO2 हो गया, सल्फ़र हो गया और इसी तरह की N2 हो गया। तो ये डिफरेंट गैसेस बर्निंग फॉसल फ्यूल्स के नतीजे में निकलती हैं
और वो जाकर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती हैं, और फिर एटमॉस्फेयर में जाकर जमा होकर गया तो फिर एसिड रेन का बायस बनती हैं, एसिड रेन का बायस बनती हैं, या फिर वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, या फिर वो जो ओजोन हमारी जो लेयर है उसको ब्रेकअप करती हैं, उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर करती जा रही हैं। तो ये कुछ डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो सूरज की जो रेडिएशन है अल्ट्रा वायलेट, उनको ज़मीन तक डायरेक्ट नहीं आने देती, तो उसको जाकर ये कमज़ोर कर देती हैं जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगलात का कटाव। मेन इम्पोर्टेंट जो है ना जो वजूहात हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, दुनिया की आबादी, और उस आबादी के लिए जो ज़मीन की जो मुहैया दरकार है वो कम से कम होती जा रही है। तो उसको हम ज़मीन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ज़मीन की कमी को पूरा करने के लिए हम जंगलात की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगलात का कटाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स जो हैं जानवरों के वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद जो हमें जंगलात से, फॉरेस्ट से जो O2 मिलती है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिफरेंट जो है ना वजूहात हैं क्लाइमेट चेंज की। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी आपको ज़मीन दरकार होती है, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो आपको आपकी जो है ना फूड की रिक्वायरमेंट्स और अनाज की जो है ना रिक्वायरमेंट्स वो बढ़ती जा रही है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो हमें ज़मीन दरकार होगी। तो उस ज़मीन को हम किस तौर तक हासिल कर सकते हैं कि वो जंगलात की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रही है। उसके बाद ठीक है ना, तो जो ज़मीन है उनको कटाव हो रहा है और जंगलात का कटाव हो रहा है। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक काज है इसकी क्लाइमेट चेंज की। तो ये काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, और भी बहुत सी चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हैं क्लाइमेट ऑफ काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद है जी चेंजेस कौन कौन सी हो रही हैं। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके नतीजे में कौन कौन सी हमें चेंजेस जो हमें ऑब्ज़र्व करने में नज़र आई हैं। तो सबसे पहली जो चेंज हमें नज़र आई है, चेंज इन द सन्स एनर्जी। जब जो सूरज की जो एनर्जी है, ठीक है, वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब अगर आप 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं तो मौसम खुशगवार हुआ करता था, ठीक है, इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे तरक्की हो रही है, फॉसल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो सूरज की जो रोशनी है, वो लाइट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तर होती जा रही है, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसके नतीजे में जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। नंबर सेकंड पे है जी चेंज इन द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब सूरज से जो रोशनी आती है डायरेक्ट, ठीक है, वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब वो जो ज़मीन पर आती हैं तो वो जाकर रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो कुछ रोशनी वो तो आकर बिल्कुल या तो एटमॉस्फेयर को उनको जज़्ब कर लेता है, या फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर दोबारा पीछे मुड़ जाती है। तो इनकी जो है ना जो रेशो है वो जो है ना वो चेंज हो रही है। तो एटमॉस्फेयर की तरफ ज़्यादा गैसेस जा रही हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर को जज़्ब कर रही हैं। तो जिसके नतीजे में ना जो है ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो ये एक मेन इशू है, चेंजेस है। उसके बाद है वोल्केनिज़्म है, ठीक है। वोल्केनिज़्म क्या है कि अब इरप्शन ऑफ इरप्शन ऑफ इरप्शन ऑफ molten material, molten rocks from inside the earth's surface। अच्छा, मोल्टन रॉक्स का ज़मीन की सरफेस, ज़मीन के अंदर जो ज़मीन की इनसाइड से बाहर सरफेस की तरफ निकलना, उसे हम कहते हैं वोल्केनिज़्म। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़मीन के अंदर जो है ना टेम्परेचर वो भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो जो उसके नतीजे में वोल्केनिज़्म जो होते हैं वो इरप्शन होती है, जो मैग्मा होता है वो निकलता है बाहर। तो उसकी वजह से है ना ज़लज़ले आते हैं, लावा निकलता है बाहर, ठीक है। तो उस अमल को, प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज़्म। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स। अच्छा, अब टेक्टोनिक्स क्या होती हैं। ज़मीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक होती हैं, तो आपस में इस तरह मिली हुई होती हैं।
अगर ये एक प्लेट यहाँ है तो दूसरी प्लेट इसके ऊपर है, अगर दूसरी यहाँ है तो इस तरह है। अगर ये प्लेटें टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ करता है तो ये जो प्लेटें हैं ना आपस में हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अगर ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाली जो प्लेट है ना इसके ऊपर आ जाएगी, अगर ये यहाँ है और ये यहाँ आ जाएगी और ये इनके ऊपर आ जाएंगी, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स होगी, प्लेट मूवमेंट होगी, ठीक है, इनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है, ठीक है, जिस चीज़ के नतीजे में ज़लज़ले आते हैं, इरप्शन होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है, चेंजेस हैं जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमें देखने को नज़र आती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। Most important, the process that occurs when gases in Earth's atmosphere trap the sun's heat. अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? अच्छा, ये एक प्रोसेस है कि जब सूरज से जो रोशनी आती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। इस अमल को हम कहते हैं अर्थ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो इसे हम आगे देखते हैं, इसकी मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अच्छा, उसके बाद है जी व्हाट इज़ द गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है CO2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट गैस है। उसके बाद है जी मीथेन। ये तीन जो है ना इम्पोर्टेंट गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये हैं गैसेस, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब देखें, अब सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है जिसे हम बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ठीक है। ये वाली रोशनी आ रही हैं, ठीक है, इनकमिंग आ रही हैं, सूरज से डायरेक्टली आ रही हैं। और ये है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और ये है अर्थ हमारी। अब कुछ रोशनी जो है वो डायरेक्ट चली जाती है, बिल्कुल अर्थ एटमॉस्फेयर से गुजर जाती है, तो उसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अच्छा, कुछ एटमॉस्फेयर में ही जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। और कुछ जो है ना वो बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ज़मीन की सरफेस से बिल्कुल ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन के सरफेस पे आ जाती हैं, और कुछ जो है ना ज़मीन के ऊपर वाले सरफेस से बिल्कुल एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और जो है ना आउट गोइंग 3 टाइप्स की जो है रेडिएशंस हैं वो उसने शो कराई हुई हैं। एक ये वाली जो बड़ी सी मैंने लाइन खींची हुई है, ये रेडिएशन है आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जो ज़मीन से एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट सूरज से बिल्कुल आती है ना, ये वाली अल्ट्रावायलेट होंगी, और ज़मीन से जो जाएंगी वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, आउट गोइंग रेडिएशंस हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जा रही हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो है ना कुछ जो है ना इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाई ग्रीन हाउस गैसेस, ये वाली जो है ना ये एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये वाली जो है, ठीक है। तो ये होती हैं जो काजेज़ करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। उसके बाद जो है ना हीट जो जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो गई तो डेफिनेटली जो है ना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होगा, जिसके नतीजे में जो है ना ओजोन लेयर जो हमारी यहाँ पे मौजूद है वो उसको डैमेज पहुँचाएँगी, ठीक है। जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे आप अगर किसी नर्सरी या ग्रोसरी फार्म में जाएंगे तो उन्होंने ऊपर जो है ना वो ग्रीन कलर का कपड़ा एक लगाया होता है, ठीक है, और अंदर इसके ऊपर ना पौधे लगाए हुए होते हैं। अब जैसे ही सूरज की जो रोशनी आती है वो अंदर आती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो वो जो कलर होता है ग्रीन जो ऊपर ने लगाई हुई होती है तो वो उसके बाहर नहीं जा सकती रेडिएशंस। तो जिसके नतीजे में ये वाला जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जो कि फेवरेबल होता है इन प्लांट्स के लिए जो उन्होंने नीचे गाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपको अगर आप समझ ना आए तो इस तरह के एक एग्जांपल दिए मैंने को, ठीक है। तो हमारा सरफेस भी, अर्थ का सरफेस भी इसी तरह इसी टाइप के मटेरियल के ऊपर जो है ना वो इसी कानून के मुताबिक भी काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब एविडेंस कौन कौन से हैं हमें देखने को मिले हैं कि क्लाइमेट वाकई चेंज हो रहा है। कौन कौन से क्लाइमेट हैं? आर्कटिक सी आई लॉस, ठीक है, जो आर्कटिक जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल में जो बर्फ़ बनी जमी हुई है वो मुसलसल जो है ना पिघल रही है, ठीक है, जिसके नतीजे में ना जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और जिसके नतीजे में सैलाब तूफ़ानियाँ आ रही हैं। अभी लास्ट जो पाकिस्तान में सैलाब आया तो उसी क्लाइमेट चेंज की निस्बत आया ना, ठीक है, जो इतना ज़्यादा तबाही मचा दी जिसने। उसके बाद है
उसके बाद है जी वेजिटेशन जो है उसको हमारा जो है ना बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे ही मतलब आप देखते हैं कि बेमौसमी बारिशें हो जाती हैं, मुसलसल जो है ना एकदम गर्मी हो जाती है, और गर्मी का जो टेन्योर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और सर्दियां कम होती जा रही हैं, जिसके नतीजे में हमारी जो वेजिटेशन है उसके उसके ऊपर जो है ना काफ़ी असरअंदाज हो रहा है क्लाइमेट चेंज। सी लेवल चेंजेस सब सतह जो है ना समंदर की वो चेंज हो रही है, ठीक है, मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स का पानी डायरेक्ट फिर समंदरों में आ जाता है, तो सी का जो है ना वो लेवल जो है ना वो पानी जो है मुसलसल बढ़ रहा है। उसके बाद है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या है? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न्स टू डिटरमाइन पास्ट क्लाइमेट वेरिएशन, ठीक है। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी एनालिसिस है किस चीज़ का? ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न्स का, ठीक है। कि वाइड एंड थिक रिंग्स जो है ना इंडिकेट करती हैं फर्टाइल वेल वाटर्ड ग्रोइंग पीरियड, ठीक है। एंड नैरो जो रिंग्स होती हैं इंडिकेट टाइम ऑफ लोअर रेनफॉल एंड लेस देन आइडियल ग्रोइंग कंडीशन। तो ये होता है डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद सॉरी वेजिटेशंस दोबारा आ गया। रेनफॉल बिकमिंग लेस, ठीक है। या तो मुसलसल रेनफॉल नहीं हो रही थी पिछले 3 4 5 सालों से, अगर हुई है तो मुसलसल 1 2 महीने मुसलसल इतनी बारिशें हुई हैं कि ठीक है पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया। तो ये जो है ना क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमें इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद सीजन्स आर चेंजिंग, ठीक है। मौसम जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मौसम में गर्मा है उसका जो टेन्योर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तकरीबन 8 या 9 माह, तकरीबन 10 माह तक अगर मौसम में गर्मा है। उसके बाद जो सरमा है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 या ढाई माह तक हो गया है। तो जो है ना सीज़न है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं इसी क्लाइमेट चेंज की निस्बत से, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह जो है ना किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं? 3 R स्ट्रेटजी, मतलब एक 3 R एक फार्मूला है, ठीक है। उसके मुताबिक रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। मतलब है कि चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए, रिड्यूस जो है ना फॉसल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जो है ना चीज़ों को रीयूज़ बार बार इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। उसके बाद 3 R में आर जो लास्ट है वो रिसाइकल है। मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको हम दोबारा रिसाइकल करके दोबारा उस चीज़ को बना सकते हैं। तो इस तरह मतलब है ये एक 3 Rs की स्ट्रेटजी को हमने अपना करके क्लाइमेट चेंज को है ना उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे है वाइज यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमें ट्रांसपोर्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए, ना कि हमारी जो है ना जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसको हम जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव को रोकना चाहिए, और जंगलात हमें मज़ीद जो है ना वो इनकरेज करने चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी थ्रू टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट, ठीक है। हमें जो है ना न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल है उसके जो है उसको यूज़ करके हमें एनर्जी जो है प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो ये कुछ हैं, ठीक है, मेजरमेंट हैं जिसको हम अपना करके जो है ना ग्लोबल वार्मिंग को, ये क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। होप्स अल्लाह हाफिज़।